हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 20 जुलाई को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है लिविंग इन अ डिनायल अबाउट एम्प्लॉयमेंट। इस आर्टिकल के थ्रू एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे जिसमें हम डेटा कलेक्शन इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। एक जनरल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया डेटा कलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। आंसर स्पेसिफिक लिखना होगा और वो आंसर इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस किया जाएगा। इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि रीसेंट जो कंट्रोवर्सी हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा की वो क्या है, उसके रीजंस क्या हैं और किस तरीके से जो है इस कंट्रोवर्सी को क्या किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। आर्टिकल है इफ़ ट्रम्प रिटर्न्स 5 रीसेट न्यू दिल्ली मेन नीड। अगर दोबारा से डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार बनती है 2025 जनवरी में तो क्या क्या चेंजेस इंडिया को करना होगा अपनी ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड, सिक्योरिटी अलायंसेस से रिलेटेड, इमाइग्रेशन इशू से रिलेटेड और एनर्जी एंड क्लाइमेट रिलेटेड। सो ये 4-5 ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिस पे इंडिया को अपने स्टैंड को, अपनी स्ट्रेटजीज़ को बदलना होगा, उसे ही डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए जिसकी लिंक भी नीचे दी गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए, वहाँ हम मिल जाएंगे। शुरू करते हैं एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है लिविंग इन डिनायल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में बात करेंगे। यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2025 प्री में आ सकता है। काफ़ी समय से ये पेंडिंग है ना, कभी भी पूछ सकता है आपको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के ऊपर सवाल। ठीक, तो प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है लेकिन ज़्यादा ये आर्टिकल डेटा डिस्क्रिपेंसी के ऊपर है। ठीक, अभी जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एक कॉमन क्वेश्चन जो आपको जनरल क्वेश्चन जनरली मेंस में पूछे जाते हैं वो पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द चैलेंजेस दैट डेटा कलेक्शन इन इंडिया फेसेस। तो डेटा कलेक्शन से रिलेटेड इंडिया क्या क्या चैलेंज फेस कर रहा है उसे डिस्कस करेंगे। और इस आर्टिकल में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा डिस्क्रिपेंसी की बात की है। इन सारी चीज़ों को आप एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको जेनेरिक आएगा, जनरल आएगा, आंसर आपके स्पेसिफिक होने चाहिए। नाउ शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट और कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट को साइट करते हुए कहा कि पिछले 3 से 4 सालों में 8 करोड़ के आसपास जॉब क्रिएट हुई है और इतना ही मोदी जी का टारगेट भी था, 2 करोड़ जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट पर ईयर। तो मोदी जी कह रहे हैं कि जो लोग हैं, अपोजिशन वाले हैं, ये सब एक फॉल्स नरेटिव बना रहे हैं, सरकार के अगेंस्ट एजेंडा चला रहे हैं। आने वाले समय में और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएंगे और जॉब क्रिएट होगी। मोदी जी ने जो रिपोर्ट को कोट किया है वो कौन सी है? डेटा मैनुअल रिलीज्ड ऑन जुलाई 7 कॉल्ड द इंडिया क्लेम्स डेटाबेस विच डिस्क्राइब्स द प्रोसीजर, methodologies and the approaches used in the construction of India claims database version 2024. The data set includes the measure of gross value added, gross value of output, labor employment, labor quality, capital stock एंड कैपिटल कंपोजिशन। सो अभी रिसेंटली आरबीआई की एक डेटा आया है ना, उस रिपोर्ट का नाम है द इंडिया क्लेम्स डेटाबेस रिपोर्ट और इसमें जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, लेबर एम्प्लॉयमेंट, लेबर क्वालिटी, कैपिटल स्टॉक और कैपिटल कंपोजिशन, ये सारी चीज़ों को मेजर किया गया है। इस डेटाबेस में लगभग 27 इंडस्ट्री क्या की गई है, कवर की गई है, कंप्राइजिंग द एंटायर इंडियन इकॉनमी। सो ये आपका जो डेटा कोट किया गया है उसके बारे में हो गया, वो रिपोर्ट के बारे में हो गया। ऐसा ही जो है डेटा एसबीआई ने भी रिलीज़ किया है। जैसे ही आरबीआई का ये डेटा आया उसके बाद एसबीआई की एक रिपोर्ट आई और उसने भी अपनी रिपोर्ट में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के क्लेम है, जो प्राइवेट ग्रुप के जो क्लेम है जिसमें ये बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, उसको झुटलाते हुए कहा है कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सक्लूड भी कर, टोटल नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इज एट 8.9 करोड़ ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2014 से फिस्कल ईयर 2023। इसका मतलब 2014 से
23 के बीच में अगर हम देखें तो टोटल 8.9 करोड़ जॉब क्रिएट हुई है केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। वहीं ये नंबर 2004 से 14 के बीच में केवल कितना था, 6.6 करोड़। इसका मतलब यूपीए के काल में जो जॉब क्रिएट हुई थी वो रिलेटिवली कम हुई थी। एनडीए के मोदी जी के जो समय था, एरा था पिछला 10 साल, उसमें जॉब्स ज़्यादा क्रिएट हुई है। इस रिपोर्ट में ये क्लेम किया जा रहा है। टोटल लेबर फोर्स इन इंडिया इज एट 59.7 करोड़ विच इज इक्वलेंट टू 56.8 करोड़ एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस सर्वे। ठीक है, तो ये वाले जो सर्वे है ये हमने डिस्कस किया था। अगर रिसेंटली आप पूरे समय मतलब पूरे दिन आप एडिटोरियल एनालिसिस हमारा देख रहे हैं तो इस रिपोर्ट के हिसाब से लेबर फोर्स लगभग 56 करोड़ के आसपास है। और जो ऊपर रिपोर्ट है एसबीआई की उसमें लेबर फोर्स 59 करोड़ के अराउंड है। तो टोटल लेबर फोर्स यहाँ पर इन सर्वे में सरकारी डॉक्यूमेंट्स में लगभग सेम है। लेकिन अगर हम देखें प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सर्वे से कंपेयर करें तो ये जो लेबर फोर्स है यहाँ पर सरकारी जो सर्वे में दिखाई जा रही है वो रिलेटिवली कम है। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सर्वे में ये लेबर फोर्स का टोटल लेबर फोर्स का नंबर कहीं ज़्यादा है। अब टोटल लेबर फोर्स का नंबर ज़्यादा है प्राइवेट सर्वे में और जो एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएट हुई है वो रिलेटिवली इससे कम दिखाई जा रही है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है आपको बाकी रिपोर्ट्स में। वहीं सरकारी में लेबर फोर्स टोटल नंबर कम है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम दिखाई दे रहा है। चीज़ें क्लियर है? तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिस्क्रिपेंसीज हमें दिखने को मिल रही है, कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रही है। ठीक, हाउएवर द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी, अ प्राइवेट data gathering agency which publishes data on employment and unemployment, reported in July that in June 2024 the unemployment rate had risen to 8-month high of 9.2% from 7% in the previous month. So प्राइवेट एजेंसी के अगर हम डेटा देखें तो CMIE का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, लास्ट मंथ के कंपैरिजन में अनएम्प्लॉयमेंट 9.2% हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज़ हुआ है 7% से 9.2। सो कहीं ना कहीं ऑफिशियल नरेटिव और जो एक्चुअल में चीज़ें हो रही हैं उसमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। अब ग्राउंड पे क्या रियलिटी है, ग्राउंड पे भी चीज़ें समझ में आती है। कैसे समझ में आती है, जब आप एग्ज़ाम्स निकालते हैं तो उसमें कितनी एप्लीकेशन दी जा रही है, कितने लोग जो है उसमें अप्लाई कर रहे हैं, उससे भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं बेरोजगारी का। इन फरवरी अबाउट 47 लाख एप्लीकेंट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्ज़ाम टू सिलेक्ट अराउंड 60,000 कॉन्स्टेबल्स इन उत्तर प्रदेश। 60,000 नौकरियां निकली थी, 47 लाख लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया था। 2022 में 1.25 करोड़ एस्पिरेंट अप्लाइड फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। सो आरआरबी की जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए 1.25 करोड़ एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड पे स्थिति तो बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही है जो सरकार जो है अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए बता रही है। सो ग्राउंड पे भी अलग चीज़ें हैं, प्राइवेट रिपोर्ट्स में भी अलग चीज़ें हैं और सरकार कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, है ना। जो भी चीज़ें बोल रही हैं यहाँ पर आर्टिकल के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। नाउ जो प्राइम मिनिस्टर ने डेटा कोट किया है उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा डेटा कोट किया था, क्लेम्स का डेटा कोट किया था। द मोस्ट रिसेंटली साइटेड क्लेम्स डेटा इज कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट टूल टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन इंडियन इकॉनमी। जो रिपोर्ट रिलीज हुई है उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन पर्पस है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन इंडियन इकॉनमी में को मेजर करना और मॉनिटर करना। तो डायरेक्टली उसका पर्पस एम्प्लॉयमेंट डेटा देना नहीं है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, ये जो डेटा और रिपोर्ट है ये खुद से सर्वे नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी जो सरकारी डेटा प्रेजेंट है उसी को इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर जो प्राइमरी डेटा पहले से सरकारी प्रेजेंट है उसी का यूज़ करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। सो लेबर इनपुट के लिए कौन सा डेटा यूज़ किया इन्होंने, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे बाय NSSO कंडक्टेड बिटवीन 1983 एंड 2011-12 एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे विच वॉज लॉन्च्ड इन 2017। सो लेबर इनपुट के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वे है जो कि 1983 और 2011 के बीच में हर 5 साल के अंतराल में हुआ करता था, वो डेटा इस्तेमाल किया है। 2017 से इसका यूज़ करना बंद कर दिया। 2017 के बाद हमारे पास डेली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा आ जाता है हर तिमाही में और हर एक साल में, तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सो यहाँ पर ऑलरेडी हम देखें तो जो ऑफिशियल डेटा है उसी को यूज़ कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि
3 साल 4 साल 5 साल पहले जब यही डेटा रिलीज़ किया गया था तब उसमें बताया गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर है, 40 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी। हालांकि सरकार ने उन रिपोर्ट्स को दबा दी थी। सो यही रिपोर्ट जो कि पहले अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई बता रही थी, इन्हीं रिपोर्ट का इस्तेमाल करके एक नई रिपोर्ट तैयार की गई और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट इतना कम आया है। सो कहीं ना कहीं ये जो डेटा कोट किया जा रहा है इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जा सकते हैं। अब इशू क्या है, मेन इशू क्या है, इसे समझने की ज़रूरत है। इंडिया में डेटा कलेक्शन से रिलेटेड इशू के बारे में क्यों अलग अलग एजेंसीज़ के सर्वे में अलग अलग डेटा आ रहा है, अलग अलग हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। वाई डू डिफरेंट सोर्सेज गिव वाइडली वेरिंग एस्टिमेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग रिजल्ट क्यों, वाई? दिस इज़ ड्यू टू हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकॉनमी एंड पॉसिटी ऑफ रिलायबल डेटा। इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, उसको भी डिटेल में समझेंगे। और दूसरा, रिलायबल डेटा की बहुत ज़्यादा कमी है। और रिलायबल डेटा की कमी होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है, इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ पर सैम्पल साइज़ अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज किया तो आपको देखने को मिलता है कि जो रिज़ल्ट्स आते हैं अलग अलग सर्वे में वो चेंज हो जाते हैं। सो अलग अलग सर्वे, अलग अलग सैम्पल साइज़, बड़ी पॉपुलेशन बहुत है, सारी पॉपुलेशन को तो कवर किया नहीं जा सकता। सो ऐसे में आपको एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया में जो भी अलग अलग सर्वे होते हैं उसके रिजल्ट्स हमें अलग देखने को मिलते हैं और डेटा डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलती है। तो ये भी एक रीज़न है कि जो डेटा आ रहे हैं वो रिलायबल डेटा नहीं होते हैं। अब इकॉनमी की बात कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की। इंडिया की इकॉनमी जो है ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिवाइडेड है। ठीक, ऑर्गेनाइज सेक्टर आप जानते हो अच्छे से, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई जो ऑर्गेनिक तरीके से चल रही हैं, PSUs हो गए, TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सारा डेटा सरकार को बिल्कुल आराम से मिल जाता है, इन लोग खुद पब्लिश करते हैं हर एक चीज़ें। ठीक, तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट की नज़रों में हैं, टैक्स पे करते हैं, रजिस्टर्ड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ प्रॉब्लम है, बहुत सारे पकौड़े वाले, वो सरकार से रजिस्टर नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लघु उद्योग होते हैं, MSME होते हैं, छोटे छोटे टेलर की शॉप्स होती हैं जो कि है ना अपने अंदर 4 लोगों को रखा है, 8 लोगों को रखा है, 15 लोगों को भी रखा है, वो भी रजिस्टर नहीं करते हैं। ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनको कैसे काउंट किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर कोई छोटा नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है। 94% जो लेबर फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर रही है। और इतने बड़े अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप किस तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं, जो सरकार से रजिस्टर ही नहीं है, तो आपको इतना बड़ा लेवल पर सर्वे करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ पॉसिबली 11 करोड़ फार्म्स एंड 6.5 करोड़ MSME यूनिट्स। तो इन सारी की सारी यूनिट्स का सर्वे करना एनुअली, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट। तो इतनी बड़ी यूनिट्स का आप सर्वे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हालांकि सरकार जो है सेंसस करती है हर 10 साल में, तब इससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करती है। और जो ASUSE सर्वे है वो हर 5 साल में होता है ना। ASUSE सर्वे मतलब आपका एनुअल सर्वे फॉर अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक, तो ASU के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर हैं उसी को बेसिकली क्या किया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है। सो ये ASUSE सर्वे 5 साल में होता है। सरकार चाहती है कि ये एनुअली किया जाए, पर ASUSE सर्वे का जो डेटा है ना, करने के लिए आपको है ना, हर साल करने के लिए आपको एक डेटा इस्तेमाल करना पड़ता है, वो है सेंसस का। सेंसस आपको हर एक चीज़ बताता है कि कौन सी जगह पे कितने MSME है, कहाँ पर है ये MSME। हाँ, उसी के बाद तो ये सर्वे करेंगे, एक इंडिकेटिव डेटा तो होना चाहिए। सो ASUSE सर्वे सेंसस का इस्तेमाल करते हैं और सेंसस हुआ नहीं है पिछले 15 सालों में। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। तो ये जो डेटा इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली पुराना डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, और पुराना डेटा यूज़ करेंगे तो आज की रियलिटी आपको नहीं पता चल पाएगी। इनफैक्ट अगर जो शॉक्स लगे हैं, इकॉनमी शॉक्स पिछले 2016 से 24 के बीच में, अगर वो नहीं लगते तो भी ये पुराना डेटा काम कर जाता। लेकिन ये जो शॉक्स लगे हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिला है काय में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, उसके बाद GST आ गया,
एनबीएफसी क्राइसिस हुआ, कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, ये सारे क्राइसिस के कारण जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट हुआ था। डिमोनेटाइजेशन हुआ, कैपिटल नहीं थी, वर्किंग कैपिटल नहीं थी, बहुत सारे एमएसएमई बंद हो गए। आपका कोविड हुआ था, वर्किंग कैपिटल नहीं थी, बहुत सारे एमएसएमई बंद हो गए। बहुत सारे लोग यहाँ से गाँव से शहर से गाँव की तरफ माइग्रेट किए और वहाँ पर फार्म्स में या फिर अपना छोटा मोटा काम खोल लिए, तो कुछ नए जो है आपके उद्योग खोले होंगे। सो जो नया चेंज है वो कैप्चर नहीं हो पाएगा जो रीसेंट रिपोर्ट अभी आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण आपको डेटा वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। और क्या क्या इश्यूज़ हैं वो भी देख लेते हैं। क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ डेटा, उसका एग्जांपल हमने देख लिया है। क्रेडिबिलिटी का इशू है और क्वालिटी का भी इशू है। सरकार जो है 2017-18 में जो कंज्यूमर रिलेटेड डेटा आया था, है ना, उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो बहुत मतलब एकदम खतरनाक हेडलाइन बनाई थी कि इंडिया में जो कंजम्पशन है वो 40 सालों में सबसे ज़्यादा कम लेवल पर हो गया है और इसलिए वो रिपोर्ट सरकार ने पब्लिश होने नहीं दी। तो सरकार जो है इस तरीके से डेटास को चेंज भी कर रही है और पब्लिश होने से रोक भी रही है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठते हैं, उसकी क्वालिटी पे भी सवाल उठते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिपेंसीज डेटा फ्रॉम मल्टीपल एजेंसी, उसका एग्जांपल हमने देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी टू जनरेट हाई क्वालिटी डेटा। क्या इंडिया में जो अथॉरिटीज़ हैं वो इतनी कॉम्पिटेंट हैं कि वो इतना हाई क्वालिटी डेटा जनरेट कर सकती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, डेटा कलेक्शन से रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे। ये स्पेसिफिक आपको आंसर्स लिखने होंगे, है ना। ये जेनरिक क्वेश्चन में आप एग्जांपल में ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो डेटा डिस्क्रिपेंसी है इसको कोट कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? सो आपको रीज़न यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि क्यों अलग अलग जो है सर्वे में अलग अलग आपका डेटा मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिफरेंसेस इन PLFS एंड CMIE। ठीक, CMIE प्राइवेट सर्वे करने वाली एजेंसी है और PLFS के बारे में तो आप जानते ही हो, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017 में लॉन्च किया था और हर 3 महीने और 1 साल में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा ये देती है, ये सरकारी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है इसे देख लेते हैं। CMI का डेटा और PLFS के डेटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत अलग अलग है, इसलिए हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। CMI अडॉप्ट द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन एंड काउंट ओनली दोज हु गेट इनकम फ्रॉम वर्क एज एम्प्लॉयड। जो CMI सर्वे होता है उसमें जिनको जो भी एम्प्लॉयड हैं लेकिन उनको इनकम मिल रही है तभी उनको एम्प्लॉयड माना जाता है। वहीं PLFS में काउंट दोज हु आर वर्किंग इवन इफ दे डू नॉट गेट एनी इनकम फ्रॉम इट। सो PLFS के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं, जैसे कि आप खेत में हैं परिवार के, है ना, तो अगर आप खेत में काम कर रहे हैं, भले ही 3 घंटे बैठ के वापस भी आ गए, तो भी आपको PLFS के अंदर एम्प्लॉयड माना जाएगा। वहीं CMI के अंदर आपको अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। तो ये जो नंबर है PLFS का वो ये बताता है कि 50 से 55% आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है और CMI कहता है कि ये नंबर है वो 40 से 45% के आसपास आ रहा है। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, लगभग 90 मिलियन का डिफरेंस है दोनों रिपोर्ट्स के बीच में। ठीक, तो यहाँ पर जो PLFS है ये अनडिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोगों को भी क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स हैं उन्हें भी इंक्लूड कर रहा है जिन्हें किसी भी तरह का पैसा नहीं मिलता है और इसलिए ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ है। चीज़ें क्लियर है? तो प्राइवेट एजेंसीज़ और यहाँ से कंक्लूजन ये है कि प्राइवेट एजेंसीज़ और गवर्नमेंट एजेंसीज़ में डेटा में वेरिएशन भी इसलिए है क्योंकि सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस अलग अलग है, इसके कारण भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है और उसका एग्जांपल आप यहाँ से दे सकते हैं। आप जनरल पॉइंट लिखेंगे कि जनरली जो एजेंसीज़ हैं उनकी डेफिनेशन पर भी आपको डेटा वेरिएशन देखने मिल सकता है, जिसकी डेफिनेशन जैसी उस हिसाब से डेटा आएगा। सो यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल दे पाएंगे। चीज़ें क्लियर है? तो सरकार ऑब्वियसली डिनाइल में है। रियलिटी ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ ही रहा है और वो हमें ग्राउंड पे देखने को भी मिलता है। हालांकि जो रीसेंट रिपोर्ट आई है वो थोड़ी बहुत प्रॉमिसिंग ज़रूर है, अगर उतने ना सही लेकिन कुछ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ हो तो भी ये प्रॉमिसिंग रिजल्ट है। लेकिन स्टिल सरकार को अभी फोकस करने की ज़रूरत है किस पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं उसको भरा जाए, क्योंकि इतने सारे बच्चे इतनी तैयारियाँ कर रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की और उनके जीवन के साथ यहाँ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर है। अब PLFS के बारे में बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में ये पूछा जाता है यार, है ना, बहुत चांसेस हैं प्रीलिम्स में पूछा जाए। सो PLFS लॉन्च्ड इन अप्रैल 27।
इट इज़ कंडक्टेड बाय NSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो समझाने वाला हो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्या है? इट इज़ की टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर इन द शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 मंथ फॉर अर्बन एरियाज ओनली इन करंट वीकली स्टेटस। ठीक, तो PLFS का जो डेटा आता है उसके थ्रू हम अर्बन एरियाज़ का क्वार्टरली डेटा ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्वार्टरली डेटा अर्बन एरियाज़ के लिए करता है केवल। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का। और किसका इस्तेमाल करता है? करंट वीकली स्टेटस का इस्तेमाल करता है। करंट वीकली स्टेटस का मतलब क्या है? करंट वीकली स्टेटस के थ्रू जो सर्वे होता है वो वीकली सर्वे होता है। जैसे आपके पास जाएंगे एजेंसी वाले, PLFS वाले, तो आपसे पूछेंगे पिछले हफ्ते में आपने कितने दिन जॉब की। अगर पिछले हफ्ते आपने नौकरी की तो आप उनके हिसाब से एम्प्लॉयड हो। सो करंट वीकली इस स्टेटस के हिसाब से ये क्वार्टरली अर्बन एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जनरेट करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्या है? It is key to estimate employment and unemployment indicator in both usual status and CWS in both rural and urban areas annually. So second important point ये है कि PLFS सर्वे रूरल एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट डेटा एनुअली क्या करता है? रिपोर्ट करता है। अर्बन एरियाज़ का भी करेगा और रूरल एरियाज़ का भी करेगा। ठीक, क्वार्टरली रूरल एरियाज़ का ये डेटा रिपोर्ट नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गड़बड़ नहीं करना। और यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस दोनों का यूज़ करता है यहाँ पर, ये इंडिकेटर्स का। यूजुअल स्टेटस का मतलब होता है 365 दिन आपका रेफरेंस पीरियड। जब आपके पास जाएंगे तो पूछेंगे पिछले 365 दिन में कितने दिन नौकरियाँ की हैं आपने, कितने दिन आपने जॉब की है, और उसके बाद फिर आपको उस हिसाब से देखा जाएगा कि आप एम्प्लॉयड थे या अनएम्प्लॉयड थे। करंट वीकली स्टेटस में 7 दिन होता है रेफरेंस पीरियड, यूजुअल स्टेटस में 365 दिन होता है सर्वेइंग का। बस इतना ध्यान रखना है। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है। PLFS यार पेंडिंग है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में। इसका डेटा जो भी सर्वे आता है उसको याद रखना है, उसको पढ़ना है और रटना भी पड़ेगा। ठीक, मेंस में तो यूज़ होगा ही, प्री में भी डायरेक्ट आ सकता है। सो ये हमारा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल है इफ़ ट्रम्प रिटर्न्स 5 रीसेट न्यू दिल्ली में नीड। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स में रिजीम बदलती है, डेमोक्रेट्स की जगह रिपब्लिकन आते हैं, जो बाइडन की जगह डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, क्या चेंजेस होने चाहिए, 5 रीसेट क्या होने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। 2016 से 2020 के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, उसके बाद फिर डेमोक्रेट्स की सरकार बनी, और 2020 से 24 के बीच में जो बाइडन थे। अभी 25 में दोबारा इलेक्शंस हैं, नवंबर 24 में है, जनवरी 25 तक के आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार दोबारा आए, है ना। तो एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप आपको दिख सकते हैं एज अ US प्रेसिडेंट। तो क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में? 2016 से 20 के बीच में जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट थे तो इनका पूरा फोकस किस पे था? अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाने पे। इनका स्लोगन था अमेरिका फर्स्ट। ठीक, और चूँकि बिजनेसमैन है तो सारा फोकस इनका ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबलाइजेशन इशू वाले इशू पे था। अगर आप देखें इनका पहला जो टर्म था उससे अगर आप सीखें तो आपको ये समझ में आएगा कि इनकी जो एंटी ग्लोबलाइजेशन रिटॉरिक है वो दोबारा से इस बार आपको दिखने वाली है। इनका जो स्टैंड है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेके वो प्रोटेक्शनिज्म वाला है। इन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाए चाइना के ऊपर। चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा था, इंडिया से जो इंपोर्ट हो रहा था, उसमें भी बहुत सारे टैरिफ लगाए गए थे। सो ओवरऑल इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है अगर हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें। तो यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करने पड़ेंगे। GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसके थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया को प्रेफरेंस दिया जा रहा था टैरिफ में, ये सिस्टम इंडिया के लिए विड्रॉ कर लिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 2019 में। सो आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में अगर आप देखें तो ट्रेड में इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ट्रेड, डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन फोकस है वो क्या है? जो लोकल इंडस्ट्री है उसको वापस बढ़ाना, रिजुवनेट करना, और वापस से मैन्युफैक्चरिंग ग्रेट नेशन बनाना। जितने भी बाहर आउटसोर्सिंग करके कंपनियां काम कर रही है चाइना में या फिर इंडिया में, उनको वापस अमेरिका में लेके आना इनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है। और उसके लिए हो सकता है कि आप देखें कि बहुत सारे टैरिफ इम्पोज करेंगे।
हो सकता है कि आप ये भी देखें कि डॉलर को डीवैल्यू करेंगे और जिसके थ्रू इंपोर्ट्स महंगे होंगे और एक्सपोर्ट आसान मतलब इजी हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो ये भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो इंडिया को कहीं ना कहीं ट्रेड में संभल कर रहना होगा। हो सकता है कि इंडिया का जो ट्रेड हो आने वाले टाइम में वो कम हो जाए, क्योंकि काफ़ी टैरिफ हो सकता है कि जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स, वो इंडिया के ऊपर या फिर चाइना और बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी लगाए। चीज़ें क्लियर। एक चीज़ बेनिफिट ये हो सकता है कि चाइना को एज अ एडवर्सरी भी देखता है डोनाल्ड ट्रंप, तो हो सकता है कि इंडिया को बेनिफिट भी मिले। अगर चाइना के ऊपर टैरिफ लगता है तो इंडिया जो है अपने एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये किस तरफ जाती हैं चीज़ें ये तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में बाय एंड लार्ज इंडिया को नुकसान होने के चांसेस हैं। सो रिसेट करने की ज़रूरत है अपनी ट्रेड रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ को। सबसे पहला पॉइंट ये। नाउ जो नेक्स्ट डायमेंशन है वो है सिक्योरिटी एंड अलाइंसेस। अगर हम यूरोप कंट्री की बात करें, यूएस अलाई की बात करें, तो इंडिया इन लोगों से बेटर प्लेस्ड है सिक्योरिटी और अलाइंसेस में। कैसे है? यूरोपियन कंट्री और जितने भी अलायंस हैं उनको जो है डोनाल्ड ट्रंप का उनके लिए स्टैंड ये है कि यार तुम नाटो में जो है तुम्हारी सेफ्टी हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं और नाटो में सारा पैसा भी हम खर्चा कर रहे हैं, तुम लोग भी तो पैसा दो। तो डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोसिटी चाहते हैं। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट उसका पैसा मिलना चाहिए। सिक्योरिटी भी हम प्रोवाइड करें और सारा पैसा भी हम खर्चा करें, ये बिल्कुल सही नहीं है। नाटो के अगेंस्ट में उन्होंने बहुत बार जो है क्वेश्चंस भी उठाए हैं। लेकिन इंडिया चूँकि अलाय नहीं है, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर ज़रूर है, मेजर इंपॉर्टेंट पार्टनर है, लेकिन एज सच इंडिया अलाय नहीं है। और कल ही हमने ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की थी, तो इंडिया वो अपनी मेंटेन करता है, इंश्योर करता है। सो इंडिया बेटर प्लेस्ड है। और स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो चाइना को एडवर्सरी मानते हैं, तो चाइना को काउंटर करने के लिए वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। सो इंडिया यहाँ पर सिक्योरिटी और अलाइंसेस में बेहतर स्थिति में है अगर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है तो। दूसरा, ट्रेड डेफिसिट जो ऊपर की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ से कम हो सकती है सिक्योरिटी अलायंसेस से। कैसे कम हो सकती है? इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट की ज़रूरत है। इंडिया अपना रशिया के ऊपर जो रिलायंस है डिफेंस से रिलेटेड इंपोर्ट्स में, वेपन से रिलेटेड इंपोर्ट्स में, उसको कम भी करना चाहता है। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड डेफिसिट है यूएस के साथ, उसको भी, जो सरप्लस है उसको भी कम करना चाहता है। तो इंडिया क्या कर सकता है? यूनाइटेड स्टेट्स से वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट कर सकता है। तो इस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। जो सेकंड डायमेंशन है वो इंडिया के लिए फेवरेबल है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप टेम्परामेंट अलग आदमी है ना, टेम्परामेंट वाइज। जैसे डेमोक्रेट समझ गए कि इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, कोई बात नहीं, भले ही थोड़ा बहुत चिल्ला चोट कर रहे हैं पर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आदमी है। वो ये बोल दे कि हम तुम्हें कोई डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देंगे, हम तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं रखेंगे अगर तुमने रशिया से एक भी डिफेंस इक्विपमेंट लिया तो, या फिर किसी भी तरह की बातचीत की तो यहाँ पर जो इंडिया मल्टी एंगेजमेंट कर रहा है ये इंडिया के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है आने वाले समय में। डेमोक्रेट्स को समझाना थोड़ा सा आसान है डोनाल्ड ट्रंप को समझाने से। तो ये एक थोड़ा सा इशू सिक्योरिटी वाले और अलायंसेस में भी आ सकता है। इंडिया को अपना जो स्टैंड है वो भी क्लियर करना पड़ेगा। हो सकता है वो क्वाड को ऑफिशियली जो है क्या बनाए, मिलिट्री अलायंस भी बना दे। तो इंडिया को अपने आने वाले समय में अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। हर जगह जो है मल्टी जो एंगेजमेंट है वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एंड इंटरवेंशनिज्म। डेमोक्रेट्स की जो सरकार थी वो इंडिया को बहुत ज़्यादा लेक्चर देती थी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट वायलेशन पे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है, जिसको जो करना है वो करो, लेकिन हमको पैसा चाहिए। बिजनेसमैन है, कंप्लीट बिजनेसमैन, और सारा चीज़ें अगर आपने एक ट्रेड पार्टनरशिप का एक डिफेंस आपने माउ साइन कर लिया तो फिर बात ख़त्म हो गई, फिर बात ही नहीं आती। वो बोले हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोगों को जो करना है करो। सो इंडिया को जो कश्मीर इशू में बार बार ह्यूमन राइट वायलेशन के मुद्दे उठाए जाते हैं डेमोक्रेट्स यूएस के द्वारा, वो वाले इश्यूज़ बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ से भी अपने लिए फेवरेबल है। नेक्स्ट क्या है? इमाइग्रेशन एंड ओपन बॉर्डर। ठीक,
डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था मैक्सिको के बॉर्डर में हम लोग वॉल उठा देंगे, ठीक है। तो मैक्सिको की बॉर्डर को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि बहुत इलीगल इमाइग्रेशन हो रहा है। सो ये आदमी भी माइग्रेशन, इलीगल इमाइग्रेशन के तो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, और इंडिया से डंकी रूट होते हुए बहुत सारे लोग कनाडा, यूएस यहाँ जाते हैं। सो एक ये वाला भी इशू इरिटेंट हो सकता है। इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे लोग H1B वीज़ा लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ये भी एक इशू आ सकता है। तो इंडिया को जो है यहाँ पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ काम करना पड़ेगा, जो इलीगल माइग्रेशन है उसको कर्ब करना पड़ेगा और फैसिलिटेट करना पड़ेगा लीगल इमाइग्रेशन को, और इसके लिए इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। क्लाइमेट एंड एनर्जी की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट और एनर्जी में डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टैंड रहा है, पेरिस क्लाइमेट से ही अपने आप को बाहर कर लिए थे, एग्जिट कर लिए थे, बोले हमको नहीं करना क्लाइमेट चेंज, सब फालतू की चीज़ें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ऐसा वैसा। सो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया को नुकसान है, क्योंकि इंडिया क्लाइमेट इश्यूज़ में हमेशा वोकल रहा है, एज अ लीडर की तरह काम कर रहा है, और चाहता है कि सारे लोग, इंडिया तो खुद भी कर रहा है और सारे लोग, है ना, क्लाइमेट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू को एड्रेस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज जैसे इशू को एड्रेस करने के लिए काम करें, और ग्लोबल लेवल पर ये एफर्ट्स करना चाहिए। सो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थोड़े से संबंध ख़राब हो सकते हैं, लेकिन इंडिया इसका फ़ायदा भी उठा सकता है। इंडिया को चाहिए क्या? एनर्जी। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हाइड्रोकार्बन का एक्सपांशन करने पर फोकस कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, आप तो जानते ही होंगे कि बहुत ऑयल रिसोर्स, ये वो अभी तक कि अपने खुद के ऑयल रिजर्व इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा मिडिल ईस्ट से ही ले रहे हैं। जब सबका ख़त्म हो जाएगा तब करेंगे, बहुत चालाक हैं। तो अभी धीरे धीरे ये हाइड्रोकार्बन का एक्सपांशन जो है हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के समय में और ज़्यादा तेज़ी से होगा। तो इंडिया जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी अमेरिकन बिग ऑयल कंपनीज़ के साथ डील कर सकता है और यहाँ पर एनर्जी इंपोर्ट्स कर सकता है, तो यहाँ एक बेनिफिट मिल सकता है। सो हर जगह कुछ ना कुछ इश्यूज़ भी हैं और कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ भी इंडिया के लिए आने वाले समय में दिखेगी। डोनाल्ड ट्रंप के सरकार के समय एक बेनिफिट अच्छा है, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। अगर आपको याद हो, अहमदाबाद स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, खूब बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी और बहुत ज़्यादा खुश थे डोनाल्ड ट्रंप, है ना। तो और वहाँ मोदी जी ने बोला भी था अब की बार ट्रंप की सरकार। तो फाइनली ट्रंप की सरकार आ चुकी है और मोदी जी भी हैं, तो हो सकता है कि रिलेशन पहले से और बेहतर हो जाए। चीज़ें क्लियर है। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।